आज हम कक्षा 7 के शारीरिक शिक्षा विषय के दूसरे पाठ स्वास्थ्य शिक्षा पर अध्ययन करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, जैसा कि इस लेसन का नाम है, ये जो है हमारा बहुत ही प्यारा लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है, जिससे हमें अपने जीवन को नियमित चलाने के लिए कई सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। जैसा कि इसका नाम है स्वास्थ्य शिक्षा। सबसे बड़ी चीज़ आती है पहले कि स्वास्थ्य क्या है। देखिए, स्वास्थ्य जो है, वैसे तो हम कहते हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो हम जो है स्वस्थ हैं, पर ऐसा वास्तव में नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निरोगी होते हुए भी स्वस्थ नहीं रहते। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति को कोई रोग नहीं है परंतु वो चिंताग्रस्त है, उसे चिंता रहती है कर्तव्य की या और कई चीज़ों की, या किसी डिप्रेशन में, किसी प्रेशर में रहता है, समय से काम नहीं कर पा रहा, ढंग से खाना नहीं पा रहा है, रोग मुक्त। परंतु यदि ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं तो वो जो है स्वस्थ नहीं है। जैसा कि कहते हैं कि कोई बालक है, यदि एक छोटा बालक यदि कई बालकों में छोड़ दिया जाए, यदि वो बालक उन बच्चों को खेलते हुए देखकर अगर उसका मन खेलने का नहीं करता है तो उस बच्चे को हम स्वस्थ नहीं कह सकते। स्वस्थ वही बच्चा है जो कि तुरंत हमारे मना करने पर भी खेलने के लिए भागे, बार बार खेलने के लिए जाए, डांटने के बावजूद भी खेलने जाए, तो वो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। परंतु यदि वो बच्चों को खेलते हुए देख के भी उसका मन खेलने का नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बच्चा स्वस्थ नहीं है। इसी अध्ययन में जैसा कि कई चीज़ें ऐसी हैं आयुर्वेद के अनुसार, हमारा क्या है कि जैसे शरीर में बात है, पित्त, कफ, इन सारी चीज़ों का यदि समान अध्ययन, जो संतुलन है, यदि वो समान सही संतुलन है तो हम स्वस्थ हैं। यदि संतुलन नहीं है तो स्वस्थ नहीं है। इसी तरह से हमारा ओवर ट्यूफर के अनुसार क्या कहेगा कि स्वास्थ्य किसी प्राणी की वह स्थिति है जो उसकी समूची शक्तियों के काम करने के पैमाने को निश्चित करती है। यानी कि स्वास्थ्य है, यदि हम स्वस्थ हैं तो हर काम को अच्छा कर सकते हैं, परंतु यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम किसी काम को अच्छा नहीं कर सकते। उसी प्रकार जे.आर. विलियम्स ने क्या कहा कि स्वास्थ्य जो है जिंदगी की गुणवत्ता है, जो व्यक्ति को अधिक से अधिक जीने और अच्छा कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। यदि हम सही तरीके से देखें, इन सभी परिभाषाओं से देखें, तो केवल रोग मुक्त होना ही हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, उसके साथ साथ हमें अपने को रोग मुक्त के अलावा भी हमें और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, मन से, तन से, हमें भावनात्मक, हर तरह से हमें स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ हैं, वरना हम स्वस्थ नहीं हैं। हम संवेगात्मक, हमारी अंदर की जो भावना है, मन है, वो भी हमारा स्वस्थ होना चाहिए। हमारे अंदर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, हमेशा बिल्कुल चीयरफुल रहना चाहिए, तभी हम स्वस्थ हैं, वरना हम स्वस्थ नहीं हैं। जैसे कि कई चीज़ें हैं, यदि मान लीजिए आपकी आयु स्वास्थ्य के अनुसार कम दिखती है, आँखें जीवन की चमक है, आपका चेहरा लालिमा युक्त है, क्या आप सदैव प्रसन्नचित रहते हैं, क्या आपको खुलकर भूख लगती है, क्या आपका पेट सदैव ठीक रहता है, क्या आपको समय से गहरी नींद आती है, यदि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं तब तो हम स्वस्थ हैं। और यदि इनमें से एक दो चीज़ें भी हमारे अंदर नहीं तो हम स्वस्थ नहीं है। मान लो हमारी चमक नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो हम स्वस्थ नहीं है। और भी कई सारी चीज़ें हमारी ऐसी हैं, जैसे चलचित्रों के माध्यम से कई सारी चीज़ों, हम आंतरिक चीज़ों को अभी हम कह सकते हैं, हमें कोई परेशानी फिर भी हम कहते हैं कि पता नहीं क्या परेशानी, तो हम पेट में अपने अल्ट्रासाउंड कराते हैं और भी हम कहीं CT स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, इससे हम पता लगे हमारे शरीर में क्या कमी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ये सब नॉर्मल आती हैं, परंतु इसके बावजूद भी हम स्वस्थ नहीं होते और हमें ये लगता है कि हम क्या करें, क्या करें, क्या ना करें। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, भाषणों के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, इसे स्वास्थ्य के माध्यम से भी देख सकते हैं, स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा भी NGO वगैरह चलते हैं, वो भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के संपूर्ण लक्षणों को अगर हम देखें तो लक्षण क्या हैं, जैसे कि बाल सघन, चिकने, मुलायम। यदि बालों के इस तरह की चमक है तो हम स्वस्थ हैं। यदि आंखों के काले नीचे हमारे धब्बे हैं तो हम स्वस्थ नहीं है, वो अशुद्धता है। स्वस्थ कब होंगे, जबकि हमारी आंखों में चमक रहनी चाहिए। उसके बाद दांत हमारे सुंदर साफ होने चाहिए। यदि मान लीजिए हमारा शरीर लंबाई अनुपात में दे, यानी मान लीजिए हमारी लंबाई तो ज़्यादा हो गई और लंबाई के अनुसार हमारा भार नहीं है, यदि मान लीजिए हमारी लंबाई कम है, भार ज़्यादा हो गया, तब भी हम स्वस्थ नहीं। अर्थात हमारी लंबाई के अनुसार ही हमारा भार होना चाहिए, तभी हमारा ठीक है, वरना हम स्वस्थ नहीं है। शारीरिक ढांचा संतुलित सदा, जैसे हमारा शारीरिक ढांचा है, मान लीजिए कभी कभी ईश्वर किसी के साथ ऐसा घटना घटित कर देता है, मान लीजिए कोई बेचारा विकलांग है, या मान लीजिए किसी का बाद में कोई परेशानी हो जाती है, तो इस तरह की अगर हम घटना देखें तो हम देखेंगे तो इस तरह से ही वो स्वस्थ नहीं है। यदि हमारा पाचन तंत्र सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा तब भी हम स्वस्थ नहीं है। उसके बाद आता है हमारे मानव की अस्थियां और मांसपेशियां।
देखिए बहुत अच्छा तत्व स्वास्थ्य के बाद मानव की अस्थियां और मांसपेशियां क्या। देखिए अस्थियां, अस्थियों को हम हड्डियां भी कहते हैं। हड्डियां हमारी एक ऐसी चीज है, हड्डियों के पूरे हड्डियों के कारण ही हमारा शरीर इस तरह से टिका हुआ है। यदि हड्डियां नहीं है तो हमारा शरीर केवल एक मांस के लोथड़े की तरह है और हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। और हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां हैं जिनके द्वारा ब्लड हमारे शरीर में घूमता है और हम एक अच्छे इंसान की तरह कार्य करते हैं। वैसे तो हम हमारा शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है। तो अस्थि जो है इनसे हमारा एक पूरा ढांचा बना हुआ है जिसे हम अस्थि संस्थान भी कहते हैं, जिसे हम मानव कंकाल। हम अगर देख लें, आप देखते हैं कई आपने पिक्चरों में देखा, तस्वीरों में देखा, यदि व्यक्ति को जला दिया जाए, उसकी मांस और खाल हटा दिया जाए तो क्या है, तो मानव केवल एक कंकाल तंत्र है। कितना भी सुंदर व्यक्ति है, परंतु यदि हम उसके कंकाल तंत्र को देख लेंगे तो हमें डर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर अंदर की हम अपनी आत्मीयता को देखें तो केवल हम एक कंकाल हैं और हम कुछ नहीं हैं। तो यदि जो अस्थियां हैं वो हमारा एक संस्थान बनाते हैं जिसे हम अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र कहते हैं। इसी तरह मांसपेशियां हैं, इसे हम अस्थि संस्थान भी कहते हैं। मांसपेशियां जो अस्थियों से जुड़ी होती हैं, लगभग हमारे शरीर में लगभग 600 के करीब मांसपेशियां हमारे शरीर में रहती हैं। उसके बाद देखिए अब हमारे अस्थि जो हैं, अस्थियां जो हड्डियां हैं हमारे शरीर में कार्य क्या करती हैं। देखिए अस्थि कंकाल मनुष्य को आकार स्वरूप प्रदान करती है। यदि हड्डियां नहीं हैं तो हमको कोई आकार दे। हड्डियां, ये क्या हड्डी है, अगर ये हड्डी ना होगी तो हमारा सिर बन जाएगा। हड्डी, उंगली में हड्डी नहीं होगी कि हमारी उंगली चल जाएगी। अर्थात हड्डियों के बिना हमारा शरीर बिल्कुल एक बेकार है। इसलिए हड्डियां हमारे शरीर के लिए ढांचा, पूरा सुडौल हमारे लिए जो बनावट तैयार करते हैं वो इस हड्डियों की देन है। शरीर अस्थियां क्या, अस्थि जो कंकाल मनुष्य सीधे खड़े होने, बैठने, चलने, ये सारी गतिविधियां क्या हड्डियों के द्वारा हैं। अस्थियां जो हड्डियां जो हमें हमारे शरीर को लचीला बनाती हैं, घुमावदार बनाती हैं। अस्थियां शरीर की विभिन्न संधियों का जोड़ का निर्माण करती है। जहाँ पे जोड़, संधि एक शब्द है, संधि का मतलब होता है जोड़। अर्थात अगर हमारे ये हड्डी जुड़ी हुई है तो ये क्या है, ये एक संधि है। अर्थात ये जोड़ जो वो क्या हो गई, एक हमारी संधि हो गई। उसके अलावा क्या, अस्थियां शरीर को, अस्थियां शरीर को गति प्रदान करती हैं। यदि आप जुड़े हुए, यहाँ पर जुड़े हुए, अगर हम इस तरह से हाथ घुमाएं तो ये गतिशील है। यदि ये जुड़ी नहीं होती तो हमारे अंदर गति नहीं होती। उसके बाद क्या है, अस्थियां आंतरिक दबाव को नियंत्रित करती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अस्थियां जो हमारे अंदर दबाव होता है, कभी कोई बोझा रख लें, कुछ भी हो, तो उसके लिए अस्थियां उसे नियंत्रित करती हैं। तो अस्थियों का यदि हम कार्य को देखें तो अस्थियां जो हैं बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं। अर्थात अस्थियों के बिना यदि हम देखें तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल एक लोथड़े की तरह। अस्थियां हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। अस्थियों के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अस्थियां ही हमारे लिए एक पूर्ण तरह से। अब अस्थियां होती क्या है, देखिए आगे अस्थियों के प्रकार क्या हैं। अगर हम अस्थियों के प्रकार को देखें आंगिक दृष्टि से तो आकार की दृष्टि देखें तो चपटी अस्थियां, कुछ जो चपटी टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां होती हैं, जो हमारे कपाल, स्कंद, नितंब, ये चीज़ है हमारी, कपाल हमारा ये है पूरा, इस तरह से इनमें जो अस्थियां पाई जाती हैं वो चपटी होती हैं, टेढ़ी बेढ़ी होती हैं। उसके लंबी अस्थियां, जो लंबी अस्थियां होती हैं हमारी भुजाओं में होती हैं, पैरों में होती हैं, ये सब अस्थियां लंबी अस्थियां होती हैं। छोटी अस्थियां ये हमारे हाथ पैर की उंगलियों में पाई जाती हैं, छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। अनियमित अस्थियां जो मेरुदंड, मेरुदंड क्या होता है, मेरुदंड हमारा ये होता है पूरा, इसलिए ये हमारा क्या, ये पूरा मेरु हमारा, ये क्या, ये पूरा हमारा मेरुदंड है। तो मेरुदंड जो हमारी इस श्रेणी में अस्थियां आती हैं। उसके बाद क्या है, गोल अस्थियां, ये गोल अस्थियां जो कलाई के टकरों, जैसे ये यहाँ पर हम इस तरह से घुमाते हैं, ये हमारा जो घूमता है ये क्या है, ये हमारी गोल अस्थियां हैं। आंग दृष्टि और हम देखें, यदि मस्तिष्क, खोपड़ी, चेहरे में भी अस्थियां होती हैं, जैसे हमारे नाक, कान, इनमें अस्थियां। बक्ष और रीढ़ की अस्थियां, इसमें इस रीढ़ में हमारी कितनी 33 हड्डियां होती हैं और बक्ष पसलियों हमारी कितनी 12 हड्डियां होती हैं। ये सारी जोड़ में होती हैं। उसके बाद क्या, कंधे और हाथ की अस्थियां गए, जो मेन पॉइंट है वो आपको समझा रहा हूं मैं। कंधे से कोहनी तक एक लंबी हड्डी, ये पूरी है, ये केवल यहाँ पर ये होता है हमारा, इस तरह से होता है, पूरी एक लंबी हड्डी होती है और बकाया उंगलियों में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। इस तरह कूला होता है हमारा, क्या होता है, ये जो हमारा जोड़ा हुआ था कूला होता है, उसमें भी हमारे जोड़ होता है, उसमें भी हमारी लगभग जो अस्थियां होती हैं वो कुल लंबी हड्डी होती है पूरा नीचे तक। इसमें 2 हड्डियां होती है, टखने में 7 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इनमें पैर की हड्डी जुड़ी होती है, पैर के तलवे में 5 सीधी हड्डियां होती हैं और उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं। अस्थि के जोड़ या संधि, जो मैंने अभी आपको बताया, संधि या जोड़ क्या होता है, जहां पर 2 या 2 से अधिक अस्थियां आपस में मिलती हैं। मैंने बताया जैसे ये यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अस्थियां आपस में मिलती हैं, उस स्थान को हम जोड़ या संधि कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार को, चल संधि और अचल संधि। अचल संधि वो होते हैं जो हमारे, जैसे ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा चल रहा है तो ये चल संधि है, ये क्या है, ये हमारा चल संधि है। और कुछ ऐसी होती है जो चल संधि नहीं होती, जो ऐसे जोड़ हैं जो हमारे नहीं चलते, केवल स्थिर रहते हैं, वो हमारे कैसे जोड़ होते हैं, वो होते हैं हमारे अचल जोड़। जो चल सकते हैं वो क्या कहते हैं हमारे, वो होती है हमारी चल संधि। अब इसमें क्या, चल संधि में जैसे
चूलादार संधि, इस संधि को हम कब्जेदार संधि भी कहते हैं। इसे हम दूसरे स्थिति में गड्ढेदार संधि, जैसे ये यहाँ पर हमारी होती है। इसमें क्या देखिए, इसमें एक प्रकार की जैसे किवाड़ या संदूक की तरह एक ही दिशा में गति होती है, ढक्कन खुलता है, जिससे कि हम कब्जे की लगे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार संधि का कार्य करते हैं। जैसे कि संधि कोनी, ये कोनी है तो केवल हमारी इस एक ही दिशा में चल सकती है, अगर हम इधर उधर चलाना चाहें तो ऐसे नहीं चलेगी, केवल एक दिशा में। ठीक, उसके बाद आता है कीलदार संधि। इस प्रकार की संधि एक और नुकीली सिरा होता है और दूसरी तरफ कैसे वो दूसरे में घुसा हुआ होता है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? हमारी खोपड़ी में पाई जाती है, जिससे हम खोपड़ी को घुमा सकते हैं। उसके बाद क्या है? फिसलने वाली अस्थि। इसमें क्या है? ये कार्टिलेज की गद्दी होती है जो कि परस्पर रगड़ लगने से बचाती है। जैसे ये रीढ़ की कशेरुका तथा टखने में ये अस्थियां होती हैं, यहाँ पर हमारे टखने में ही पाई जाती है ये, इस तरह की अस्थियां होती हैं। उसके बाद हमारी कंदुक खलका संधि होती है। इस प्रकार की संधि में एक लंबी अस्थि और दूसरा अस्थि गोल गड्ढे में फंसा हुआ रहता है। कंधे व गोल जो इस प्रकार स्थिति होती है वो हमारे जोड़ों में पाई जाती हैं। और उसके बाद आता है अस्थि भंग। और यदि हमारी अस्थि भंग, अब आता है अस्थि भंग। क्या? अस्थि भंग का मतलब है हड्डी का टूटना। जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो उसे हम कहते हैं अस्थि भंग होना। अस्थि भंग होने पर हमारा पैर सूज जाता है, कार्य नहीं कर पाते हैं। लक्षण क्या क्या है अगर अस्थि भंग? जैसे चोट से प्रभावित भाग में सूजन। कभी कभी ऐसा होता है कि अस्थि में चोट लग जाती है। चोट लगने का मतलब टूटती नहीं है बिल्कुल, मोच, जिसे हम कहते हैं मोच जाना, तो इस तरह दब जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, तो वो भी उसका। अब क्या, चोट लगने के बाद प्रभावित जगह में जो होता है वो भाग सूज जाता है। चोट से प्रभावित स्थान पर बहुत तीव्र दर्द होता है, उस स्थान पर ऐंठन से ये अगर ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हमें हड्डी भंग, अस्थि टूटने के आसार हमारे बढ़ जाते हैं। इसे हम उपचार कैसे कर सकते हैं? इनका उपचार करने के लिए हमें बालक बालिका को आराम देना चाहिए, टूटी अस्थि को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज़, वो बच्चे का जो पैर होता है उसमें हम खपच्चे बांधकर भी, हाँ, उसमें हम छोटी छोटी खपच्चे बांध देते हैं जो हम देसी लोग करते हैं, और उसे बांधकर जैसे पैर हिले डुले ना, और हमें तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। जैसे टूटे हिस्से को हिलने नहीं देना चाहिए। अंगों सांधली पट्टी, गर्म पट्टी, स्पंजी लगाकर बांध सकते हैं। रोगी को तुरंत चिकित्सक के पास सावधानीपूर्वक लेके जाना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा अस्थि संस्थान। अब आता है मांसपेशी संस्थान। मांसपेशियों का संस्थान, जो अस्थियां हैं, अस्थियों के साथ साथ हमारी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। अगर मांसपेशियां नहीं होती तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता। मांसपेशियों में ही होकर हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है। मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियों जो पूरा शरीर से हमारा बना हुआ संस्थान है वो क्या, मांसपेशी संस्थान कहलाता है। लगभग हमारे शरीर में 600 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां वो पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जिन्हें हम आपके इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। ठीक, अब ऐच्छिक पेशियां हमारी कौन कौन सी देखें, थकान से बदली। अब ऐच्छिक पेशियां होती क्या देखिए, ऐच्छिक पेशियां हमारे शरीर की सुंदर दृढ़ बनाती हैं, आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं, शरीर के चल जोड़ो हलचल और ऐच्छिक क्रियाएं करती हैं। अर्थात कहना मतलब ये है कि जो क्रियाएं हैं ये पूर्ण रूप से हमारे अंदर, मतलब एक तरह से हमारे ऊपर डिपेंड रहती हैं। इन्हें जैसे हम चलाना चाहें वैसे हम चला सकते हैं, अन्यथा और ये नहीं चल सकती। ठीक, जिसे हम जैसा चाहें, अपनी मर्जी नहीं, कुछ नहीं है, ये टोटल ऐच्छिक यानी कि हमारी इच्छा पर निर्भर है। उसके बाद आती हैं अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां वो पेशियां होती हैं, इनमें होता क्या है, ये जो है तंतु लंबे, सक्रिय व तर्कु रूप में होते हैं। अनैच्छिक पेशियां वो होती हैं जिनका हमारे, मतलब एक तरह से जिन पेशियों पर हमारा बिल्कुल भी कह लीजिए कि हमारा बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं रहता, अर्थात वो हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं, वो स्वयं कार्य करती रहती हैं। उनका जो हमारी इच्छा से कोई संबंध नहीं होता, वो पेशियां कहलाती हैं हमारी अनैच्छिक पेशियां। अब आती हैं हमारी हृदय पेशियां। हृदय पेशियां को होती हैं, इनमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं भैया, ऐच्छिक भी होती है अनैच्छिक। आपको भाई साहब सर अनैच्छिक और ऐच्छिक कैसे होती हैं? देखिए होता क्या है, ये जो बनावट में जो इनका देखने वाले का जो बनावट दिखाई देती है वो तो देती है ये ऐच्छिक पेशियों की तरह, इनकी जो बनावट है वो तो पूर्ण रूप से ऐच्छिक पेशियों की तरह, परंतु जो इनकी कार्य प्रणाली है वो अनैच्छिक पेशियों की तरह है। जैसे कि हमारा हार्ट है, वो हमारे कहने से कार्य नहीं करता, अपनी मर्जी से कार्य करता है। अर्थात जिस दिन हमारा हार्ट बंद हो जाता है कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्यों कह देते हैं? क्योंकि हृदय पेशियां एक ऐसी पेशियां हैं जिन पर व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, और जब वो एक बार बंद हो जाती हैं तो वो पुनः उन्हें स्टार्ट नहीं किया जाता, वो पुनः कार्य नहीं करती। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति का सबसे पहले आप देखते हैं डॉक्टर चेक करता है, अगर होता है तो अपनी पल्स चेक करता है, हार्ट पर लगाता है। क्यों लगाता है? इसीलिए कि यदि हार्ट में कुछ भी थोड़े बहुत भी कार्य करता है तो व्यक्ति की उम्मीद होती है, और यदि हार्ट की हृदय पेशियां होती है यदि वो कार्य करना बंद हो जाती हैं तो बिल्कुल जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति फिर दोबारा जीवित नहीं होता, क्योंकि उसका हृदय पेशियां बिल्कुल बंद हो जाती हैं। अब आगे क्या होता है हमारा, अब देखिए ये मैंने आपको अस्थि संस्थान और ये चार में, अब आता है इसी का हमारे
दूसरे पार्ट का ही अगला खंड है संतुलित आहार। बहुत अच्छा चैप्टर भाग है इसका। संतुलित आहार क्या है देखिए, संतुलित आहार का मतलब है शरीर हमारा एक गतिशील स्वचालित एक मशीन की तरह कार्य करता है, और जैसे मशीन को डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हमारे शरीर को भी ऊर्जा के लिए, जो जिससे कि ऊर्जा मिले हम अपने शरीर को अच्छा कार्य कर सकें, तो उसके लिए भी हमें एक ईंधन की आवश्यकता है। और हमारा ईंधन क्या है? हमारा ईंधन है हमारा भोजन। और यदि ये भोजन हमारी आवश्यकताओं के अनुसार है तो हमारा क्या कहलाएगा? संतुलित आहार। और यदि हमारी आवश्यकताओं अनुसार नहीं है तो संतुलित आहार नहीं है। अर्थात अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो संतुलित आहार क्या है? अर्थात वह भोजन या वह आहार जो शरीर संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो वह कहलाता है हमारा संतुलित आहार। और यदि उस वो आवश्यकताओं पूर्ति नहीं करता तो संतुलित आहार नहीं है। अर्थात यदि डेफिनेशन फिर ट्राई कर दे रहा हूं आपको, डेफिनेशन क्या है कि वह आहार जो हमारे शरीर संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो हमारा वो संतुलित आहार कहलाता है। अब इसमें क्या है संतुलित आहार में? अब देखिए संतुलित भोजन की आवश्यकता, हमारे शरीर के भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब संतुलित आहार में तत्व क्या क्या? भोजन क्या? सबसे पहले ये देख लीजिए भोजन की आवश्यकता क्या पड़ती है। देखिए प्रत्येक कार्य करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है, और हमें जो शक्ति ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। भोजन द्वारा हमारे शरीर का तापमान ठीक रहता है। यदि हमारे शरीर का तापमान आप देखते हैं यदि ज़्यादा घट जाता है तब भी हम ठीक नहीं रहते, और यदि बढ़ जाता है तब मिनिमम जो होता है हमारा लगभग 98 फ़ारेनहाइट के करीब रहता है। अगर हम 98 डिग्री सेंटीग्रेड देखते हैं तो हमारा टेम्परेचर डॉक्टर चेक करता है 98 होता है तो हमें ना तो बुखार होता है और बिल्कुल हम सही रहते हैं। यदि 98 से कम होता है वो भी हमारे लिए गलत होता है, और यदि ज़्यादा होता है तो भी। तो इसलिए भोजन जो है हमारे शरीर के तापमान को भी ठीक रखता है। ठीक, और जो टूटे फूटे कोष तंतु मरम्मत के लिए हम देखते हैं छोटी मोटी चोट लगे बहुत जल्दी सही हो जाती है। क्यों? वो ताकत हमें प्रतिरोधक क्षमता जो रोग से, छोटे मोटे रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारी क्या देती है? वो हमें संतुलित आहार ही देता है। संतुलित आहार में तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, जल, विटामिन, खनिज लवण, ये 6 तत्व जो हैं हमारे लिए पाया। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या? देखिए हमारे शरीर में स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक से फास्फोरस आदि तत्वों के द्वारा होता है। ये वनस्पति जगत और जंतु जगत दोनों पाया जाता है, इसलिए 2 प्रकार की होती हैं, जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। जो प्रोटीन जंतुओं से प्राप्त होती है उसे जंतु प्रोटीन कहते हैं, और जो वनस्पति से प्राप्त होती है उसे हम वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। स्रोत क्या क्या है इसके? देखिए दूध, पनीर, मछली, दाल, अंडा, दही, ये सबसे क्या? इन सबसे हमें क्या प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए उसके बाद आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या? कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिश्रण से होता है। इसके अंदर शक्कर तथा श्वेतसार सम्मिलित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति और गर्मी उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं उनके लिए अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? ये हमें चावल, गेहूं, मक्का, जौ, आलू, शकरकंद आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, परंतु ये सारी चीजें हमें ज्यादा मात्रा में भी नहीं लेनी चाहिए। आगे आता है कि हमारा वसा। वसा का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के समान ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। ठीक, ये 3 तत्वों से, परंतु इनकी प्राप्ति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन से होती है। क्या मतलब? इसके स्रोत क्या क्या है? मक्खन, घी, बादाम, सूखे फल, वनस्पति तेल, वसा प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं। इन पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से ही हमारे शरीर में स्थूलता आ जाती है। उसका आता है खनिज लवण। हमारे शरीर के लिए लगभग 16 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो लवणों अत्यधिक महत्व है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फास्फेट, मैग्नीशियम, तांबा आदि शरीर के लिए आवश्यक लवण है। खनिज लवणों का महत्व क्या है? खनिज लवण जो है मांसपेशियां, स्नायु के कार्य करने की क्षमता, शक्ति को बनाए रखते हैं। हमारे शरीर की अस्थियों और दांतों के लिए इनके लिए बहुत अत्यंत पदार्थ सहायक होते हैं। इनके द्वारा शरीर के सभी अंग ठीक ढंग से कार्य करते हैं। शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को ये बनाए रखते हैं। स्रोत क्या है? खनिज लवण के पाए जाने के दूध, दही, पनीर, अंडा, मेवे, हरी सब्जियां, इन सब से हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। उसके बाद जल। हमारे शरीर के अंदर लगभग 70 से 75% तक जल रहता है। भोजन को गलाने के लिए हमारे रूप में ये तरल रूप में रहता है और ये बहुत अच्छा कार्य करता है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। शरीर का विष भी जल की सहायता से शरीर के बाहर निकलता है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो जल से हमारे लिए अति आवश्यक है। प्रतिदिन 2 से 3 लीटर तक जल हमें सेवन करना चाहिए, अर्थात हमें जल पीना चाहिए। और जल जो हम पीते हैं उसे हमें स्वच्छ होना, जो जल हम सेवन करें वो हमारा साफ और स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन। विटामिन क्या है? देखिए विटामिन भोजन के प्रमुख तत्वों में है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि है, भोजन है, शक्ति है
और कीटाणुओं से जो होते हैं उन्हें नष्ट करना होता है, उनसे लड़ने की, जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो हमें विटामिन के द्वारा मिलती है। विटामिन खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला सूक्ष्म रासायनिक पदार्थ है, इसका स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। इसकी कमी व अभाव में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमें भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन होना आवश्यक है। ये 6 होती हैं, विटामिन 6 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले विटामिन ए। हम जानते हैं विटामिन ए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी क्या होता है? रतौंधी होता है कि जैसे ही थोड़ा अंधेरा शुरू होता है व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, वो कहलाता है रतौंधी। इसके लिए विटामिन हमारे लिए ए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कमी से मेन रोग जो वो रतौंधी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो क्या होते हैं, चर्म रोग है, नेत्र रोग, खांसी, निमोनिया, इस तरह के गुर्दे में पथरी, इस तरह के रोग भी जो है हमारे विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन ए स्रोत हमारे क्या है? देखिए, ये हमारा अंडे की जर्दी, मक्खन, पनीर, दूध, सब्जी, ताजे फल, गाय के दूध में पाया जाता है। होता है विटामिन ई। वैसे तो विटामिन 9 प्रकार के होते हैं। विटामिन बी जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, परंतु मुख्य रूप से हमारा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B7 और B12 ये जो है अधिक महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से हमें वेरी रोग होता है, ठीक है नहीं? ये जो है तो इससे अब बेरी रोग होता है। इसके अंतर्गत त्वचा में अनेक दाने से हो जाते हैं, बाल झड़ने से लगते हैं, आंखों में सूजन रहती है, पेट में भी एक गड़बड़ सी होती है, ठीक है नहीं? पेट भी हमारा सही नहीं रहता। तो ये सारी क्या है? ये हमारी विटामिन बी की कमी से ये रोग होता है। तो विटामिन बी हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। अब ये पाया है हरी सब्जियां, दूध, अंडे, मूंगफली में ये विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी, इस विटामिन का हमारे शरीर में अत्यधिक महत्व है। भोजन में इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है नहीं? स्कर्वी रोग एक सूखा रोग की तरह होता है, ठीक है? स्कर्वी रोग हो जाता है। इस विटामिन के कारण ही हमारे अंदर क्या है? घाव शीघ्र ठीक नहीं होते। दांतों को ठीक रखने के लिए विटामिन की परम आवश्यकता होती है। जैसे अब ये पाया काय में जाता है? नींबू, हरी सब्जियां, टमाटर, संतरा, आंवला, मतलब जितनी खट्टी संबंधी और रसदार जो चीजें होती हैं खट्टी, उनमें हमारा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी, ये विटामिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है? इससे हमारी हड्डियां और दांत दोनों ही मजबूत होते हैं। इसकी अगर कमी रहती है तो हमारी हड्डियां कमजोर रहती हैं, हमारी हड्डियों में दर्द सा होता है और थोड़ी झटका लगने पर हमारी हड्डी आसानी से टूट जाती है। परंतु यदि विटामिन डी पूरा है तो हमारी हड्डियां बहुत मजबूत रहती हैं। और इसका सबसे मुख्य स्रोत जो सूर्य का प्रकाश है, अर्थात धूप में हमें अधिक विटामिन मिलती है। अब धूप में अधिक विटामिन मतलब ये भी नहीं कि आप दिन भर धूप में पड़े रहें। धूप सबसे ज्यादा विटामिन मिल जाए सुबह सूरज उगता है, सूरज निकलता होता है, उस समय सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें सबसे अधिक विटामिन होती है। तो हमें सुबह थोड़ी देर 10 से 15 मिनट सूर्य के प्रकाश में जरूर बैठना चाहिए। अब देखिए इसके स्रोत और क्या है? इसके अलावा हमारा अंडे की जर्दी है, कॉल लीवर है, ऑयल है, सूर्य का प्रकाश मैंने आपको बताया, ये सारे स्रोत हैं। विटामिन डी जो है, विटामिन डी और चीज़ों के मुकाबले हरे जो साग वगैरह होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ई जो है वो दूध और मांस में ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, उस मात्रा में ये कम रहता है। परंतु जो है और हरे साग वगैरह जो होते हैं, हमारा मेथी का साग वगैरह होता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अभाव में रोग क्या होता है? इसके अभाव में स्त्रियों में बाझपन और पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। इसके स्रोत क्या क्या है? इसके स्रोत जो गेहूं, मटर, तेल, दूध, अंडे, हरी सब्जियां आदि में ये पाया जाता है। विटामिन के क्या चीज है? देखिए शरीर में विटामिन के, इसकी भी बहुत आवश्यकता होती है। विटामिन के की आवश्यकता रक्त को जमाने, जो हमारे रक्त का थक्का जमता है, यदि हमारे रक्त में थक्का नहीं जमेगा तो हम जो स्वस्थ, वो हमारा रक्त जो ठीक से नहीं रहेगा, अर्थात हमारे रक्त में थक्का जमना बहुत जरूरी है। वो हमें क्या, विटामिन के हमारा उसमें सहायता करता है। इसके हमें रक्त का थक्का नहीं जमता और जो चोट लगने पर रक्त का स्त्राव ज्यादा होता है और जिससे कि अधिक रक्त निकलता है। तो पालक जैसे हरे सागों में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में इसकी पूर्ति होती रहती है। तो देखिए ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई स्वास्थ्य के लक्षण के अंतर्गत, स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं और हमारे अच्छे स्वास्थ्य को, देखिए इन सारी चीज़ों को हम स्वास्थ्य संतुलित आहार वो यूज़ करें। परंतु इसके साथ साथ एक आखिर में आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें नियमित समय के अनुसार जो हमारी एक स्वास्थ्य के जो नियम है उनको भी हमें अटेंड करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के नियम क्या है? सुबह को सूर्योदय से पूरा उठना, सुबह को हमें व्यायाम करना, अपने दांतों को साफ रखना, नियमित हमें क्रिया करना, शौच आदि क्रिया करना, डेली हमें पेट हमारा स्वस्थ रहेगा यदि हम डेली टाइम से शौच जाएंगे, अपने दांतों को साफ रखेंगे, नाखूनों को साफ रखेंगे, डेली स्नान करेंगे। तो अगर ये सारे नियम हम अटेंड करेंगे, डेली हम सुबह सुबह व्यायाम करेंगे, योग करेंगे और संतुलित आहार ग्रहण करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं होंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो हमने इसका दूसरे पार्ट का अध्ययन किया, स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक,
तो आपको मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप पर मेरा नंबर है और इससे संबंधित जो PDF है वो आपको वीडियो के साथ भेज दी जाएगी। धन्यवाद।